नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उदासी। दोस्तों, मैं 14 साल की अनाथ थी जब मेरी शादी गांव के एक पहलवान से कर दी गई। शादी के बाद जब वह कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लग गई। वह समझ गया था कि मैं उससे डर रही हूँ, तो मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। यह रस्सी लो और हर रात मुझे इससे बांधना न भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दोस्तों, मैं हर रात ऐसा ही करती। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वह सो रहा था। इस डर से कि पति जाग न जाए, मैं रस्सी बांधना ही भूल गई। ज्यों ही 1 बजा तो जान निकल गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहल उठेगा आपका इस नई कहानी में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम समीरा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा टेलर का काम करते थे और मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश और इत्मीनान थे। मैं मम्मी से ज्यादा पापा के साथ अटैच थी। पापा मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। वो बचपन ही से मेरी हर जिद पूरी किया करते थे। मम्मी अक्सर बोला करती कि समीरा को सर पर इतना मत चढ़ाओ, आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो, कल को इसे बड़ी भी तो होना है। और पापा अक्सर मम्मी की इस बात से चिढ़ जाया करते थे। वो कहते थे कि हम दोनों बाप बेटी के प्यार से जलस होती हो, हमारी एक ही तो बेटी है। अगर मैं इसकी जिद पूरी नहीं करूँगा तो फिर मेरे कमाने का क्या फायदा। ज्यादातर पापा मुझे मम्मी के स्कूल चले जाने के बाद अपने साथ दुकान पर भी रखते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल का पहला दिन था। छुट्टी के टाइम मैंने मम्मी के साथ घर जाने से मना कर दिया। स्कूल के गेट से बाहर में जिद करके बैठ गई कि पापा लेने आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी। उस दिन मम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि वो मुझे लेने आ गए। उनको देखते ही मैं पापा की टांगों से लिपट गई और रोने लगी। पापा ने फौरन मुझे अपने सीने से लगाया और बोले, समीरा बेटा, क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रही हो? तो मम्मी बोली, मैंने मारा है। आपने इसे इतना जिद्दी कर रखा है। जिद कर रही थी कि मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। पापा ने मुझे गोद में उठाया। रास्ते में मेरी पसंद की चीजें मुझे दिलवाई, जिससे मैं मम्मी का थप्पड़ भूल गई और खुश हो गई। लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जब एक दिन पापा को किसी की कॉल आई कि आपकी माँ का देहांत हो गया है। मेरे पापा का घर गांव में था। मम्मी की नौकरी की वजह से हमें लखीमपुर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरे ननिहाल वाले जयपुर के रहने वाले थे और शादी से पहले मम्मी जयपुर में ही जॉब करती थी। तो उन्होंने पापा को फोर्स किया कि हम जयपुर में ही रहेंगे। मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, मजबूरन पापा को भी गांव छोड़कर जयपुर आना पड़ा। मेरी दादी पापा के जयपुर जाने पर खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन पापा भी मम्मी के हाथों मजबूर थे और वो अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर मम्मी के साथ जयपुर शिफ्ट हो गए। पापा को जयपुर से आए हुए काफी अरसा गुजर चुका था। इस दौरान पापा सिर्फ एक मर्तबा दादी से मिलने के लिए गए। दादी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी पापा वहां नहीं रुके और जयपुर वापस आ गए। कभी कभी पापा चाचा के पास फोन करके घर वालों की हाल चाल मालूम कर लिया करते थे। पापा की याद में रो रो कर दादी की आंखों की रोशनी चली गई।
पापा को किसी ने भी न बताया। पापा के गांव में न रहने की वजह से चाचू लोगों ने पापा को बहुत पराया कर दिया था। कुछ भी हो जाता, वो लोग पापा को कभी कुछ नहीं बताते थे। एक दिन जब पापा दुकान पर थे तो पापा को किसी की कॉल आई कि दादी मर गई है। कॉल किसी रिश्तेदार ने की थी। ये खबर सुनने के बाद पापा बहुत रोने लगे। एक तो उन्हें अपनी माँ के चले जाने का दुख था और दूसरा ये दुख था कि उन्हें अपने सगे भाइयों ने नहीं बल्कि दूसरों ने दादी के मरने की खबर दी है। ये सब सोच सोच कर पापा का दिमाग चकराने लगा। वो जल्दी से घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। पापा ने मम्मी को साथ चलने के लिए कहा तो मम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शुरू से ही मम्मी की दादी से नहीं बनती थी। मैं पापा के गांव जाने पर बहुत उदास थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने पापा के बगैर नहीं रही थी। पापा मुझे प्यार करते हुए बोले, समीरा बेटा मैं जल्द आ जाऊंगा। मुझे आज भी पापा का चेहरा याद है जब उन्होंने घर के दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा था। पापा को गांव गए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे जब चाचू की कॉल भी मम्मी के पास आई तो बोले कि भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद मम्मी जैसे सदमे में आ गई थी और मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी को संभाला। मम्मी ने फोन करके मामा को बताया तो उन्होंने हमारे जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। हमारा सारा सफर रोते हुए गुजरा। जब हम दादी के घर पहुँचे तो पापा की शव देखकर हम्मा बेटी पर गम के पहाड़ टूट गए। मेरे लिए एक गम के बाद दूसरा गम था। पहले मैंने अपनी दादी को खोया, जिनका प्यार मैंने कभी देखा ही नहीं था, और अब पापा का गम जिसने हमें निढाल कर दिया था। हम 3 दिन वहाँ रहने के बाद वापस घर आ गए। किसी ने भी हमें वहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। पापा के चले जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत बदल गई थी। पापा के चले जाने के बाद मम्मी न सिर्फ स्कूल में पढ़ाती बल्कि घर में बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। पापा के न होते हुए भी मम्मी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मम्मी पर आ पड़ी थी। एक दिन जब मैं और मम्मी स्कूल से वापस आ रही थी तो गली के नुक्कड़ पर हमें मालिक मकान मिला। वो मम्मी से बोला कि मुझे घर का रेंट आज और अभी चाहिए। जब मम्मी ने उससे कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं दे दूंगी। दोस्तों, वह बदतमीजी पर उतर आया था। वह बोला, मेरा घर खाली कर दो। जैसे तैसे करके मम्मी ने उसे घर का किराया दिया। मम्मी की एक दोस्त ने मम्मी को सलाह दिया कि क्या तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? तुम कोई छोटा घर क्यों नहीं रेंट पर ले लेती, ताकि तुम्हें किराया देने में भी आसानी हो। इस तरह हम वह घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, जो बिल्कुल छोटा सा था। इस घर का मालिक और उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। मम्मी जानती थी कि वह शरीफ इंसान नहीं है, इसीलिए मम्मी जहाँ कहीं भी जाती मुझे अपने साथ ही रखती थी। कभी कभी तो वह मुझसे इतना चिढ़ जाती कि गुस्से में बोलती कि तेरा बाप तुझे भी अपने साथ ही ले जाता। मम्मी ने मुझे जमाने की गर्म हवाओं से बचाकर रखा हुआ था। पापा के चले जाने के बाद मेरे चाचू लोगों ने हमारा हाल तक न पूछा था। मम्मी के अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में हम्मा बेटी दोनों तन्हा थे। जब कभी भी मम्मी मुझे तन्हा घर छोड़कर जाती तो एक अजीब सा खौफ हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन बैठे बैठे पता नहीं मम्मी के दिमाग में क्या बात आई कि वह मुझसे बोली, समीरा, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अकेली विधवा औरत तुम्हारी कब तक जिम्मेदारी उठाऊंगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, ताकि तुम्हारा पति तुम्हारा रक्षक हो और मेरी परेशानी खत्म हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी अकेली रह लूंगी,
मम्मी ने मेरे रिश्ते की बात चलाई तो साथ वाली पड़ोसी ने बताया कि एक पहलवान का रिश्ता है, अगर तुम कहती हो तो मैं बात चलाऊं। मैं अनाथ थी तो वह मुझ पर तरस खा रही थी। मम्मी ने कहा कि तुम लड़के वालों को कहो कि वह आकर समीरा को देख ले। अगर समीरा उन लोगों को पसंद आ गई तो फिर मैं जाकर लड़का देख आऊंगी। पड़ोसी बोली, लड़का देखने की क्या जरूरत है, लड़का तो हीरा है, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। इस उम्र की लड़कियां तो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करती हैं। मैं खामोश रही क्योंकि मैं खुद को मम्मी पर बोझ समझने लगी थी। लड़के वाले मुझे देख कर गए तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे शादी में सिर्फ 5 लोग ही शामिल थे। इस तरह मैं अपनी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर न चाहते हुए भी जयपुर से गुजरात चली गई। जब मेरी नजर मेरे पति पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरी शादी उस पहलवान से कर दिया गया। मैं किस्मत को कोसती या माँ को, जिसने इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर दी। जब मैंने उस घर में कदम रखा तो मुझे अपनापन का एहसास हुआ। मेरी सास मुझे कमरे में ले गई। वह मुझे कमरे में छोड़ने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैं डर और खौफ के मारे खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। जब मेरा पति कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लगी। वह समझ गया था कि मैं उससे डर रही हूँ। वह मेरे पास आकर बैठा और मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। यह रस्सी लो और हर रात मुझे बांधना न भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दोस्तों, मैं पहले ही डर और खौफ के मारे बैठी हुई थी। अब तो डर के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। पता नहीं यह ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, मैं उठी, रस्सी पकड़ी और कांपते हुए हाथों के साथ अपने पति को बांधने लगी। पति को बांधने के कुछ देर बाद वह सो गया, लेकिन सारी रात मैंने बैठकर गुजारी। मेरे जहन पर एक ही बात सवार थी कि पता नहीं उसको न बांधने से क्या होगा। दूसरी तरफ मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे देखा तो वह बोली, क्या तुम सारी रात रोती रही हो? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मैं कुछ भी न बोली। मेरा पति पास ही खड़ा था। उसने नजरें झुका दी। अब तो यह रोज का रूटीन हो चुका था कि जब भी मेरा पति कमरे में आता तो मैं उसे रस्सी से बांध देती थी। दोस्तों, उसने मुझे कभी भी खुद को बांधने से नहीं रोका था, बल्कि जब भी मैं उसे बांधने लगती तो वह खुद अपने हाथ आगे कर लेता। लेकिन मैं क्या करती, इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने पति को हर रोज रात को रस्सी से बांध देती हूँ। एक दिन जब मेरी ननद मेरे कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने रस्सी वहाँ पड़ी हुई देखी तो मुझसे पूछने लगी, समीरा, ये रस्सियाँ क्या कर रही हैं? मैं चुप कर गई। उसके दोबारा पूछने पर मैंने अनजान का इजहार कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। उसके बाद उसने रस्सी उठाई और बाहर फेंक दी। मैं बहुत परेशान थी। एक खौफ था जो मेरे सर पर मंडरा रहा था। शाम के वक्त मेरा पति घर आया तो मैंने उसे बताया कि आपकी बहन ने रस्सी घर से बाहर फेंक दी है। तो वह बोला, तुम परेशान मत हो, स्टोर रूम में ऐसी बहुत सी रस्सियां पड़ी हुई हैं जिनसे तुम मुझे बांध सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इस बारे में घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, फिर मैं बोली, जी नहीं बताऊंगी। मेरी शादी को तकरीबन साल होने वाला था। मैं अपनी नंदों के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बंटाती थी। गांव में काम ज्यादा होता है,
इसी वजह से रात को मैं इस कदर थक जाती थी कि मुझे अपनी होश भी नहीं रहती थी। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वह सो रहा था। इस डर से कि वह जाग न जाए, मैं रस्सी बांधना भूल गई। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की वादियों में चली गई थी। मेरे सोच में भी नहीं था कि रस्सी न बांधने की कितनी बड़ी सजा मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं आराम सुकून की नींद सो रही थी। जब रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था तो मुझे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। दोस्तों, फिर मैंने जल्दी से आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मैं उठ न सकी। मैं बेचैनी से उस शख्स की तरफ देख रही थी जो मेरा हमसफर था, लेकिन मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैंने खुद को उसके हाथों से आजाद करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसने कोई नशा वाली चीज खाई हो। कुछ देर के बाद उसने खुद ही मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया और आंखें मूंदकर एक तरफ सो गया। मैं बैठी कितनी ही देर रोती रही। मुझे पता ही न चला कि कब सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, समीरा बेटा, तबीयत ठीक है ना? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उनके इतना कहने पर ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक न पाई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोली कि अब बताओ क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कहा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है तो बताओ मुझे। मैंने उनको बताया कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे जान से मारने पर तुला हुआ था। यह सब सुनने के बाद मेरी सास बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद मेरी सास बोली, तुम फिक्र न करो, मैं उससे बात करूंगी कि उसने क्या हरकत की है। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आप उनसे बात नहीं करेंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। लेकिन रात को जब अनुज कमरे में आए तो मेरी उनसे पूछने की हिम्मत न हुई। कमरे में आने के बाद मैंने उन्हें रस्सी से बांधा। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे कोई बात ही न हुई हो। मैं हैरान थी कि यह शख्स इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, जबकि इसने रात में मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरा पति मुझे खुद को बांधने के लिए कहता है। इसी कशमकश में मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरा पति अपनी जगह बेड पर सो रहा था। जब मैं रस्सी खोलने के लिए उसके पास गई, रस्सी खोलते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। दोस्तों, फिर मैं सोचने लगी कि यह इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है जो इतना मासूम है। जरूर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। इतनी देर में मेरे पति की आंख खुल गई। वह मुझे अपने करीब देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मेरी छोटी सी बीवी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, जो मेरी तरफ इतने प्यार से देख रही है। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई तो वह बड़े प्यार से मुझे अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रही हो। क्या घर में कोई बात हुई है? देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जो भी बात हो मुझसे किया करो, उदास मत रहा करो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अपने डर की वजह से मैं अपने पति को कुछ भी न बता सकी। कल रात उसने मेरे साथ क्या किया है। वह मेरा हाथ हिलाते हुए बोला, किन सोचों में गुम हो गई हूँ तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और फिर मैंने क्यों परेशान होना है। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दिल मम्मी से मिलने के लिए उदास था।
मैं अपनी सास की इजाजत लेकर अपने पति के साथ मम्मी के घर चली गई। मेरी शादी के बाद मम्मी काफी कमजोर लग रही थी, कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं था। खैर, हम एक रात के लिए वहाँ गए थे। मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद मेरा पति सोने के लिए कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से सारे बर्तन समेटे और किचन में धोने के लिए बैठ गई। किचन का काम समेटते हुए मुझे काफी वक्त लग गया। किचन से फ्री होकर मैं अपनी मम्मी के पास जा बैठी ताकि उनसे अपने दिल की बात कह सकूं, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब मैंने सारा बात अपनी मम्मी को बताया तो वह सुनकर बहुत परेशान हुई और बोली, समीरा, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि वह तो खुद परेशान है कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी क्या वजह है। मैं मम्मी पर कंबल देती हुई बोली, अच्छा मम्मी, अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन जब कमरे में गई तो कमरे की पूरी हालत बिगड़ी हुई थी। कोई चीज भी अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा पति हर चीज उठाकर जमीन पर फेंक रहा था और मैं बुद्ध बनी उसकी तरफ देखे जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह यह सब क्या कर रहा है। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मेरी तरफ लपका। मैं वहां से भागते हुए कमरे में गई और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। मम्मी जो सो रही थी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली कि समीरा बेटा, क्या हुआ है। मैं इस कदर सहमी हुई थी कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहे थे। काफी देर में दरवाजे के आगे खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी दरवाजा खटखटाया। आधी रात के बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वह चारपाई पर सोया हुआ था। मुझे उससे इस कदर खौफ आ रहा था कि मैंने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वह रात मैंने दरवाजे के साथ टेक लगाकर और बैठकर गुजारी। सुबह होते ही मैंने मम्मी से इजाजत ली और अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई। फिर से वही सूरते हाल थी। दोस्तों, उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था कि जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपने दिल का हाल बताऊं कि मेरे साथ क्या बीत रही है। दोस्तों, फिर मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात की कि क्या आपका बेटा शादी से पहले भी ऐसी हरकतें करता था जैसी कि अब करता है। उसके बाद वो कहने लगी, बेटी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की। मेरा बेटा किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो खुद परेशान हूँ कि वह ऐसा क्यों करता है। मैं बोली, माँ जी, क्यों न उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, शायद हमें पता चल सके कि वह यह सब क्यों करते हैं। क्या उनका कोई दिमागी मसला है या इसकी कुछ और वजह है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में मेरा पति मेरे सर पर आ खड़ा हुआ और बोला कि किसके दिमाग के मसले की बात कर रहे हो तुम लोग। इतना सुनने की देर थी कि मेरा रंग फीका हो गया। अगर मेरे पति ने मेरी बातें सुन ली तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी सास ने बात टाल मटोल कर दी, वरना पता नहीं उस दिन क्या होता। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। रात हुई तो सारे काम निपटाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मेरा पति बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर वह एकदम रुक गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जब उसके करीब गई तो वह मुझसे बोला, समीरा, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से रस्सी लो और मुझे बांध। तो मैं उसे बांधने के बाद अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास खुद अपनी बेटे की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रहा है और फिर करके भूल भी जाता है। फिर मैं अपनी सास से बोली, माँ जी,
क्यों न अनुज को शहर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हो सकता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो इलाज करवाने से ठीक हो जाए। वह बोली, समीरा बेटा ठीक है, मैं अनुज से बात करूंगी। बहुत जल्द हम अनुज का चेकअप करवाने के लिए शहर जाएंगे। माँ जी के ऐसा कहने पर मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। दूसरी रात को जब पति घर लौटा तो मेरी सास ने उससे दबे लफ्जों में बात की कि मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। तो वह एकदम से गुस्से से उछल पड़ा कि मुझे क्या हुआ है जो आप मुझे डॉक्टर से चेक करवाएंगी। मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप मेरा चेकअप करवाना चाहती हैं? मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। दोस्तों, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। जब वह बाहर निकलने लगा तो मैं माँ जी के कमरे में गई। फिर माँ जी मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, समीरा बेटा, मैंने उससे बात की है, वह मेरी बात नहीं मान रहा। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कोई बात टाली हो। पता नहीं अनुज अब ऐसा क्यों हो गया है। समीरा बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं बोली, जी माँ जी कहिए। बोली, तुम ही हो जो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना सकती हो। तुम उसकी बीवी हो, उसकी हमसफर हो, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और फिर जो बात प्यार से मनवाई जाए उससे कभी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर मैं बोली, माँ जी, मुझे अनुज से बहुत खौफ आता है। मुझे तो हर वक्त ही खटका लगा रहता है कि कहीं वह मेरे साथ कुछ बुरा न कर दे। मैं बात कैसे कर सकती हूँ? अगर उसने गुस्से में आकर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? फिर माँ जी बोली, बेटा मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम आज ही अनुज से बात करो, कल सुबह होते ही हम शहर के लिए निकल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम उससे प्यार से कहोगी तो वह तुम्हारी बात कभी नहीं काटेगा और शहर जाने के लिए राजी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अनुज से बात करने के लिए हामी भर ली। अनुज से बात करने के लिए जब मैं कमरे में गई तो वह कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उसे ढूंढती हुई टीवी लाउंज में आ गई थी। वह सोफे पर बैठा था, पता नहीं किन सोचों में गुम था। मेरी आहट सुनकर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या बात है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ? मैं बोली, माँ जी चाहती हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं किसी बीमारी में हूँ? मैं बोली कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आखिर चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? तो वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ। माँ से कहना कि तैयार रहें, सुबह हम चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे में और अनुज डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल पड़े। माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह हमारे साथ न चल सकी। डॉ सक्सेना के बहुत मशहूर और अच्छे डॉक्टर थे। हम उनके क्लिनिक गए। हम वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। ज्यों ही हमारा नंबर आया, मैं और अनुज डॉक्टर के कमरे में गए। जाते ही डॉक्टर ने हमारा मसला पूछा, जो कि अनुज के बजाय मैंने बयान किया। तो अनुज हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने डॉक्टर को बताया कि एक रात अनुज ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि वह अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने कुछ बातें अनुज से भी पूछी। मैंने डॉक्टर को यह भी बताया कि मैं हर रात अनुज को एक रस्सी से बांधती हूँ। एक दिन मैं उसे बांधना भूल गई थी, तो पता नहीं क्यों अनुज मेरा गला दबा रहा था। दोस्तों, फिर डॉक्टर ने हम दोनों की बात सुनने के बाद बताया कि आप टेंशन मत लो, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इनको नींद में चलने की बीमारी है,
नींद में उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वह क्या करते हैं। आप फिक्र मत करें, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, जो आप बाकायदा से इन्हें देते रहना, और अब इन्हें रस्सियों से बांधने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस दवाई के 1 दिन के इस्तेमाल से आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। फिर हम दोनों डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए। फिर मेरे पति बोले, अगर हम शहर आ ही गए तो चलो, मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल से खाना खिलाता हूँ। खाने के दौरान अनुज मुझसे बोला, समीरा, क्या वाकई मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता। मैं बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया था? दोस्तों, खाना खाने के बाद हम गांव जाने वाली बस में बैठ गए। जब हम घर पहुँचे तो माँ जी बड़ी बेसब्री से हमारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने माँ जी को तसल्ली दी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यह सुनने के बाद माँ जी बहुत खुश हुई। वह मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका है। भगवान तुम जैसी बहू हर किसी को दे। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब अनुज पहले से बहुत बेहतर है। नींद में चलने की आदत तो उन्हें अभी भी है, मगर वह अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अब मैंने उन्हें कभी रस्सी से भी नहीं बांधा। मैं अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। ऐसा नेक और अच्छा पति मिलने पर भगवान का धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।